नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम गद्य शिक्षण की विधियों का अध्ययन हमने कर लिया था, आज हम पद्य शिक्षण की विधियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। कुछ समय से तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। आज पुनः प्रारंभ करते हैं और जिसमें पद्य शिक्षण के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। पद्य शिक्षण का अर्थ सबसे पहले जानेंगे। ऐसे तो मेन रूप से एग्जाम में पद्य शिक्षण की विधियां ही पूछी जाती है और उद्देश्य से एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं, पर फिर भी अपने को कुछ भी चीज पढ़ने से पहले उसका अर्थ जान लेना अति आवश्यक होता है। तो देखो, पद्य शिक्षण का अर्थ कविता मानव मन की अंतर्निहित पीड़ाओं, आकांक्षाओं तथा मनोभावों का छंदोबद्ध एवं अलंकारिक प्रकटीकरण है। मतलब कविता कहते किसे हैं? तो कविता में क्या होता है, जो मानव मन के अंतर्गत जो पीड़ाएं होती है, जो उनकी आकांक्षाएं होती है और जो उनके मनोभाव होते हैं, उसको किसी छंद में आबद्ध कर दिया जाए तो वो क्या होता है, कविता होती है। कोई व्यक्ति होता है अत्यंत दुखी होकर अपनी रचना को लिख डालता है, कोई है तो अपनी आकांक्षा को लेकर लिख डालता है, तो कोई अपने अंदर के छुपे हुए मनोभावों को छंदोबद्ध कर देता है। तो उस सभी का नाम क्या है? कविता है। आगे देखो, आचार्य वामन के अनुसार रीति ही काव्य की आत्मा है। वामन ने कहा है कि जो रीति है वह हमारी काव्य की आत्मा है। अब रीति क्या है उसके बारे में आपको इतना ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट को अध्ययन करना है जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी से दे रहे हैं। रीट में सामान्यतः इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। तो रीति ही काव्य की आत्मा है। जैसे रीति होती है, वैदर्भी रीति है ना, पांचाली रीति, गोड़ी रीति, तो वो सारी रीति ही हमारी काव्य की आत्मा होती है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्य ही काव्य है। मतलब रस से युक्त वाक्य। रस भरत मुनि आप जानते हैं, जैसे श्रृंगार रस है ना, और शांत रस, वीर रस, ये सारे रस है। तो रसात्मक काव्य, क्योंकि कविता में रस का होना अत्यंत आवश्यक है। कविता किसी न किसी रस से लिए हुई होती है। कोई ओजपूर्ण कविता होती है, तो कोई शांत रस से होती है, कोई श्रृंगार रस की कविता होती है। तो जो रसात्मक वाक्य है वो हमेशा काव्य कहा जाता है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। मतलब जो हमारा रमणीय अर्थ दे वही शब्द हमें काव्य बन जाता है, कि जो रोचकता पैदा करे वही काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। अब हम कविता शिक्षण के उद्देश्य पे आ जाते हैं। कविता शिक्षण का उद्देश्य हमको पढ़ने इसलिए आवश्यक है क्योंकि उद्देश्य से क्वेश्चन बन सकता है कि कविता शिक्षण का उद्देश्य है या कविता शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो निम्न 4 में से आपको एक छांटना होता है, तो उसके लिए हमें उद्देश्य का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो देखो, आप कविता शिक्षण के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य छात्रों को ख्याल और भाव के अनुसार पाठ कराकर उन्हें रसानुभूति करना। सबसे पहले अगर हम कविता को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले छात्रों को क्या करेंगे कि लय है, ये तय हो गया है, यहाँ पे लय आएगा, लय, लय, ताल और भाव के अनुसार पाठ कराकर उन्हें रसानुभूति कराना, यानी उनको गाकर कविता को पढ़ाना, उनके भावों को छात्रों को ग्रहण करवाना और कविता को पढ़ाकर छात्रों में रसानुभूति हो जाए, उनमें जो रस निहित है कविता में उसको वो समझ पाए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कविता शिक्षण को कराने का। दूसरा है छात्रों की कविता में रुचि पैदा करके उन्हें काव्य रचना करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर छात्र कविता में रुचि लेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और फिर उनको हमें प्रोत्साहित करना है कि आप भी इस तरह से छोटी छोटी कविताओं का निर्माण कीजिए, बनाइए, ताकि आप भी कविता बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा छात्रों के उत्तम गुणों के विकास द्वारा उनके चरित्र का निर्माण करना। कविता के द्वारा हम क्या करेंगे? छात्रों के चरित्र का निर्माण करेंगे। जैसे हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ा रहे हैं, चाहे हम मातृभूमि की कविता पढ़ा रहे हैं, कोई सी भी कविता ले लो जो राष्ट्र प्रेम निहित हो, जिसमें वीर रस से निहित हो, श्रृंगार रस हो जिसमें, तो उससे क्या होता है, छात्र के चरित्र का निर्माण होता है। उसमें विभिन्न गुणों को छात्रों को बताना है कि देखो इस कविता में ये गुण निहित है, जिससे छात्र उस गुणों को ग्रहण कर सके, उनके चरित्र का निर्माण हो सके, उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है कविता के द्वारा। तो हमारा ये होता है कि हम कविता के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का, उनके गुणों का, उनके चरित्रों का निर्माण कर सकते हैं। छात्रों में देश प्रेम, सहानुभूति और जीव दया
मानव प्रेम आदि की भावना भरकर उनके चरित्र में उत्कर्ष लाना। यानी कविता के द्वारा हम छात्रों को ये सिखाएंगे, देखो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, हमें जीव दया रखनी चाहिए, जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। जैसे एक कविता है, आप नीड़ का निर्माण फिर ये आप वो देखते हो, जैसे हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। तो वो कविता क्या है, जीवों के प्रति हमें दया करना सिखाते हैं कि हमें किसी भी जीव को किसी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, हम मानव से हमें प्रेम करना कविता सिखाती है। तो आदि की भावना हमें छात्रों में भर देनी चाहिए, देश से प्रेम करना हमें कविता सिखाती है। तो कविता पढ़ाने का मूल उद्देश्य ये होता है कि हमें छात्रों में सारी जो गुण है, सारी जो भावना है, उनको भरना है अंदर। नेक्स्ट है कवि के भावों को पूर्ण रूप से समझाकर छात्रों को अलौकिक आनंद की रसानुभूति करना। मतलब कवि के भावों को पूर्ण रूप से हमको समझाना है और छात्रों को अलौकिक आनंद की अनुभूति करना है। यानी कविता जो लिखी है कवि ने, किस कारण से लिखी है, उसके कविता में क्या भाव निहित थे, उनको हमें छात्रों को पूर्ण रूप से समझाना है और उनमें अलौकिक आनंद की रसानुभूति करनी है। छात्रों को हमें समझाना और कविता के द्वारा उनमें आनंद पैदा करना है। छात्रों में वह योग्यता पैदा करना कि वे कवि के भावों, अनुभूतियों और कल्पनाओं की परख कर सके। यानी छात्रों में हमें ऐसी योग्यता पैदा करनी है कविता के द्वारा कि वह कवि के भावों और अनुभूतियों और कल्पनाओं को परख सके कि कवि के कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे उसकी भाव क्या है, उसकी कल्पना क्या है, कवि क्या सोचकर ये कविता का निर्माण कर रहा है, आदि चीजें हमें कविता के द्वारा छात्रों को सिखाना है। नेक्स्ट है कविता की विभिन्न शैलियों से परिचित कराकर छात्रों को अपने योग्य कार्य शैली चुनने की प्रेरणा देना। यानी हमें कविता की विभिन्न शैलियों से छात्रों को परिचित कराना है और छात्रों को ये सिखाना है कि उनके योग्य आप भी कार्यशैली में उस शैली को अपनाएं। नेक्स्ट है भाव भंगिमा तथा स्वर के उतार चढ़ाव के साथ कविता पाठ कराने का अभ्यास करना। मतलब छात्रों को कविता का पढ़ने के समय भाव भंगिमा, मतलब हमें हाव भाव और स्वर हमारा जो होता है उसमें उतार चढ़ाव का हमें अभ्यास करना है कि ओज रस की कविता है तो हमें किस तरह से पढ़नी है, शांत रस की कविता है तो हमें किस तरह से पढ़नी है, श्रृंगार रस की कविता है तो हमें किस तरह से पढ़नी है। तो चेहरे पे जैसी कविता है वैसी भाव भंगिमाएं आनी चाहिए, अपने शरीर में वैसे हाव भाव आने चाहिए, ताकि ऐसा पढ़ के लगे कि हाँ वास्तव में हम इस रस की कविता पढ़ा रहे हैं। जैसे हम वीर रस की कविता पढ़ा रहे हैं और हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो छात्रों को मजा नहीं आएगा, और हम शांत रस की कविता पढ़ा रहे हैं और हम ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि जोर जोर से पढ़ रहे हैं, वीरता का भाव, तो मजा नहीं आएगा। कविता में जो भाव नहीं थे, जो रस नहीं थे, उनको हमने भाव भंगिमाओं में लाना है और हमें जहाँ पे कविता में उतार चढ़ाव आते हैं वहाँ पर वैसे ही हमें कविता का पाठ करना है और छात्रों को भी वैसे ही अभ्यास कराना है कि देखो आपकी कविता ऐसी है तो आपको इस तरह से पढ़ाना चाहिए। और मातृभाषा की कविता में रुचि जागृत करना, और मूल उद्देश्य कविता का है कि हमें छात्रों को मातृभाषा जो उनकी है उनमें कविता करने के लिए रुचि हमें जागृत करनी। तो निम्न उद्देश्य है, आप देख लेते हैं। और भी है कि कविता के द्वारा छात्रों में सौंदर्य अनुभूति कराना, कविता के द्वारा छात्रों में रसानुभूति कराना, छात्रों में भावानुभूति कराना, है ना। तो इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं, आप स्वर लय ताल आ जाए, चाहे भाव भंगिमाएं आ जाए, चाहे देश प्रेम से संबंधित आ जाए, तो आप आंख बंद करके कर दीजिएगा कि ये कविता शिक्षण के उद्देश्य है और उसको आसानी से आपके वो सही हो जाएगा। अब हमारे मूल रूप में हम आगे बढ़ते हैं कविता शिक्षण की विधियां। और विधियां क्या है, देखो सबसे पहली विधि है आपकी गीत प्रणाली। अब गीत प्रणाली क्या होती है, तो ये नाम से स्पष्ट है कि ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि हम छात्रों को कविता को गीतों के द्वारा पढ़ाते हैं। तो कौन सी कक्षा में पढ़ाते हैं, प्राथमिक कक्षा में पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पढ़ने में रुचि लेते नहीं है। तो टीचर ये प्रयास करता है कि हम छात्रों को मनोरंजन कराए, रुचि पैदा करें। तो वो क्या करेगा, कविता को गाकर पढ़ाएगा। बच्चे स्वभाव से संगीत प्रिय होते हैं, वह गीत गाने में रुचि लेते हैं। लय एवं छंदोबद्ध कविता उन्हें बहुत प्रभावित करती है और शिक्षक स्वयं स्वर एवं ताल के साथ कविता गाता है। कविता स्वर में गाई जाएगी ताकि छात्र उसको आसानी से सुनेंगे और उसमें आनंद लेंगे। बच्चे उनका अनुकरण करते हैं और बच्चों को सामूहिक स्वर पाठ भी कराया जाता है। यानी बच्चे क्या करेंगे, बहुत आनंदित हो जाएंगे और कभी कभी सामूहिक स्वर पाठ भी कराया जाता है। सामूहिक स्वर पाठ क्यों कराया जाता है कि एक साथ सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे तो उनको मजा आएगा, चिल्लाने मिलेगा। तो शिक्षक एक लाइन पंक्ति बोलेगा और साथ में छात्र भी पंक्ति को दोहराते जाएंगे। इस तरह से कविता पाठ करवाया जाएगा। यद्यपि गीतों का चुनाव जो होता है वो शिक्षक ही करता है। शिक्षक ही करता है कि इस कविता के द्वारा बच्चों का आनंद आएगा, इस कविता के द्वारा बच्चों का आनंद आएगा। फिर भी
हमें कभी कभी कहना चाहिए कि चलो बच्चों, आपको कौन सी कविता आती है, आप इसको सुना दीजिएगा, तो बच्चे भी उसमें आनंदित महसूस करेंगे। तो कभी कभी शिक्षक को बच्चों को भी अवसर देना चाहिए, छात्रों को गीतों को चुनने के लिए अवसर देना चाहिए। कविता शिक्षण की यही प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली मानी जाती है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ताकि छात्र रुचि से कविता पाठ कर सके। अब आपकी दूसरी अगर आपको ये पूछ जाएगा प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है, प्रणाली विधि एक ही चीज होती है, विधि कौन सी है, तो आप बता देंगे गीत प्रणाली। अब है आपकी अभिनय प्रणाली। यह विधि गीत विधि का ही विकसित रूप है। अब आप देख लो कि गीत विधि का ही विकसित रूप है अभिनय प्रणाली। इसमें गीत विधि में सिर्फ गीत गाते हैं और अभिनय में हम हाव भाव करते हुए, अभिनय करते हुए छात्रों को गीतों को सुनाएंगे। प्राथमिक स्तर पर कुछ कविता ऐसी होती है जिसमें क्रियात्मकता अधिक होती है, यानी कुछ कविता ऐसी होती है कि जिसमें हम बच्चों को अच्छी एक्टिंग करके दिखा सकते हैं, तो छात्र हंसेंगे और छात्रों को मजा आएगा और क्रियाशील क्लास हो जाएगी। तो ऐसी कविता का चयन कर विषय के अनुसार अंक संचालन करते हुए हमें वाचन कराए जाते हैं। छात्रों को हम अंग संचालन करते हुए, हम हाव भाव करते हुए छात्रों को कविता पाठ कराएंगे तो छात्र अधिक आनंदित हो जाएंगे, जिससे बालक रुचि से पढ़ सके एवं कक्षा का वातावरण भी सरस बन सके, अच्छा बन जाता है। क्योंकि शिक्षक हाव भाव करता है, छात्रों को मजा आता है, छात्र हंसने लग जाते हैं, तो बड़ा ही आनंदित महसूस होता है छात्रों को, और पढ़ने में भी वो रुचि लेंगे। शिक्षक को यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालक कविता में निहित क्रिया एवं भाव के सूचक के रूप में ही अभिनय करे। यानी इतना भी ध्यान रखना है शिक्षकों को अनावश्यक रूप से हाव भाव नहीं करने, है ना, जितना करना चाहिए उतना ही, नहीं तो फिर वो कॉमेडी हो जाती है। तो जितने हाव भाव करने चाहिए एक लिमिट में उतने ही करने चाहिए, ताकि कक्षा का वातावरण सरस बन सके। तो पहली विधि हमने पढ़ी गीत विधि, दूसरी पढ़ी अभिनय विधि, दोनों प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। अब हमारी नेक्स्ट विधि अर्थबोध विधि या शब्दार्थ कथन विधि। अब ये विधि हमने, आपने देखा होगा था गद्य शिक्षण में भी पढ़ी थी, काठिन्य निवारण के लिए, और यहाँ पर भी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, इस प्रणाली में शिक्षक कविता के अंशों का एक एक पद करके अर्थबोध कराते चलते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन शिक्षक पढ़ता है, जैसे अभी आजकल ऐसे ही पढ़ाया जाता है, एक लाइन शिक्षक पढ़ता है, फिर शब्दार्थों के बीच बीच में अर्थ बता जाता है, और फिर पूरी पंक्ति का अर्थ बता देता है। ऐसे ही हम लोग पढ़ाते हैं कविता को कि पूरी पंक्ति पढ़ ली हमने, फिर इसका अर्थ है ये, इसका अर्थ है ये, इसका अर्थ है ये, और उसके पश्चात हम क्या करेंगे कि कविता का अर्थ बता देंगे छात्रों को एक पंक्ति का, फिर दूसरी पंक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये यही कह रहे हैं कि कविता के अंशों का एक एक पद करके अर्थबोध कराते चलते हैं। कविता शिक्षण की यह विधि सबसे कम कष्ट साध्य और सबसे अधिक अमनोवैज्ञानिक है। इस विधि को अमनोवैज्ञानिक माना गया है और कम कष्ट साध्य, क्योंकि सीधे सीधे एक पंक्ति पढ़नी है, उसका अर्थ बताना है और शब्दार्थ के अर्थ बताते जाना है, तो ये कम कष्ट साध्य है, क्योंकि मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ती है। पर इस विधि को अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। यह विधि कविता शिक्षण के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। छात्र निष्क्रिय श्रोता के समान बैठे रहते हैं, क्योंकि शिक्षक पाठ का वाचन करता जाता है, अर्थ बताता जाता है, तो शिक्षक क्रियाशील रहता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। और आपको मैंने बहुत सी बार ये चीज बताई है कि जहाँ छात्र निष्क्रिय रहते हैं वह विधि अमनोवैज्ञानिक ही मानी जाती है, जिसमें कविता शिक्षण क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है, क्योंकि एक तरफा शिक्षण हो जाता है, शिक्षक सक्रिय छात्र निष्क्रिय। इस विधि में छात्रों को शब्दार्थ ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन कविता की भावानुभूति एवं रसानुभूति नहीं हो पाती है। भावानुभूति और रसानुभूति इसलिए नहीं होती कि हमने शब्दों का अर्थ बता दिया, एक पंक्ति का अर्थ बता दिया तो काम खत्म हो गया, तो उसमें न तो उनको मजा आएगा पढ़ने में, न उसके भावों को छात्र ग्रहण कर पाएंगे, न कविता में निहित रसों को वह ग्रहण कर पाएंगे। कविता शिक्षण में इस विधि का ही वर्तमान में अधिक प्रचलित है। बिल्कुल सही बात है कि सर्वाधिक प्रचलित विधि अगर आपको पूछा जाए कि कविता शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो अर्थबोध विधि या शब्दार्थ कथन विधि आप कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में इसी तरीके से हम शिक्षण कार्य छात्रों को करवाते हैं, इसलिए सर्वाधिक प्रचलित विधि है। तो इसका आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि एक एक पंक्ति पढ़ते हुए शब्दों का अर्थ बताते जाते हुए कविता का अर्थ बताना, यह विधि मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। यह एक तरफा शिक्षण इसमें होता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं, शिक्षक इसमें सक्रिय रहते हैं, है ना, और कविता शिक्षण इसमें नीरस हो जाता है। इसमें कविता शिक्षण के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, और यह वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। शॉर्ट में आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके है प्रश्नोत्तर और खंडान्वय विधि। यह विधि संस्कृत में भी आती है अधिकतर, और ये विधि है तुम्हारे हिंदी में भी आती है। इससे अब प्रश्न संस्कृत में ज्यादा बनते हैं, हिंदी में भी बनने की संभावना बन सकती है। इस विधि को आप समझ लीजिए कि प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि क्या होती है। इस प्रणाली को विश्लेषण प्रणाली भी कहा जाता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि विश्लेषण प्रणाली का अन्य नाम कौन सा है, तो आप कह सकते हैं प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि का अन्य नाम कौन सा है, तो विश्लेषण प्रणाली भी कहा जा सकता है। इस प्रणाली में प्रश्नोत्तरा कविता का विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि छात्रों को
जिस तरह बीएड के लेसन प्लान में हम लोग करते हैं कि छात्रों को अलग से कविता का अर्थ नहीं बताते हैं, हम छात्रों को प्रश्न पूछते जाते हैं, छात्र उसका उत्तर देते जाते हैं और इसी तरह से हम कविता के भावों को छात्रों को खंड खंड करके समझाते हैं। तो इस प्रणाली में भी वही है कि छात्रों द्वारा प्रश्नों द्वारा कविता का विश्लेषण किया जाता है। कविता के अंदर के निहित सारे प्रश्न हम पूछते जाते हैं, छात्र उसका अर्थ बताते जाते हैं। तत्पश्चात खंडों को जोड़कर संपूर्ण कविता का विश्लेषण कर अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है। पहले इस तरह से खंड खंड करके कविता को पढ़ाया जाता है प्रश्नों के द्वारा और फिर संपूर्ण कविता का एक साथ विश्लेषण कर दिया जाता है। जिस तरह से हम छात्राध्यापिका कथन में करते हैं कि प्रस्तुत कविता में केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए, प्रस्तुत कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, तो इससे क्या होता है फिर हम संपूर्ण कविता का एक साथ अर्थ बता देते हैं। प्रश्नोत्तर के कारण छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि हम प्रश्न पूछेंगे तो छात्र सक्रिय रहेंगे क्योंकि उनको उत्तर देना है और इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है क्योंकि इसमें छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं और शिक्षक भी सक्रिय रहते हैं क्योंकि प्रश्न पूछते हैं। तो जहाँ शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं वो मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय है, इसलिए विधि मनोवैज्ञानिक है। खंडात्मक विधि, विश्लेषण विधि और प्रश्नोत्तर विधि एक ही है। प्रश्नों के द्वारा खंड खंड करके कविता का अर्थ बताया जाता है, फिर संपूर्ण कविता का एक साथ विश्लेषण कर दिया जाता है। यह इस विधि में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। खंडात्मक विधि नेक्स्ट आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में और यह विधि माध्यमिक स्तर के लिए आपको उपयोगी है। अब आपकी व्याख्या प्रणाली, सब में व्याख्या प्रणाली आएगी, आप देखना सबके अलग अलग, अभी पद्य शिक्षण गद्य शिक्षण पढ़ रहे सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, पर एक हम साधारण रूप से पूरी व्याख्या विधि हम अंतिम में एक बार वापिस पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु इस विधि का विशेष महत्व है क्योंकि हम छोटी कक्षा के बच्चों को माध्यम व्याख्या प्रणाली के द्वारा नहीं पढ़ा सकते, व्याख्या विधि के द्वारा नहीं पढ़ा सकते क्योंकि छोटे बालक उसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो हमें छोटे बालकों को अगर पढ़ाना है तो हमें गीत और अभिनय प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें अगर माध्यमिक कक्षा और उच्च माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाना है तो हम खंडान्वय विधि या व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि छात्रों को कविता के भावों को समझा देंगे व्याख्या के माध्यम से। हिंदी में कविता पाठ करके आवश्यक स्थलों की व्याख्या की जाती है और छात्रों से प्रश्न पूछकर शिक्षक द्वारा कविता का भावार्थ समझाने का प्रयास किया जाता है और कविता में प्रयुक्त छंद, अलंकार एवं रस का स्पष्टीकरण करते हुए कविता की भावानुभूति एवं रसानुभूति कराई जाती है। हम कविता का भाव स्पष्ट करेंगे और छात्रों को बता देंगे देखो इसमें ये भाव निहित है और इसमें ये रस निहित है और उसके द्वारा छात्रों को हम पूरी कविता की व्याख्या कर देंगे। एक पहरा पढ़ेंगे, पहरा पढ़ के पूरा हम उसको पूरे एक साथ समझा देंगे। व्याख्या में शिक्षक कविता से संबंधित अंतर कथा विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर देता है। पूरी व्याख्या में पूरी कविता के एक साथ, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं तो हमने पूरा पहरा पढ़ लिया, फिर हमने एक साथ समझा दिया कि लक्ष्मण और परशुराम में किस प्रकार संवाद होता है, किस प्रकार परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, एक साथ उसको व्याख्या के रूप में समझा दिया जाता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं व्यास प्रणाली के। अब व्यास प्रणाली क्या होती है समझिएगा अच्छे से। व्यास प्रणाली का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताती हूँ। व्यास प्रणाली का अर्थ है ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें कथावाचकों की भांति अर्थ और भावों को विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है। अब देखो कोई कथावाचक होता है, वो क्या करता है कि किसी श्लोक या दोहे की दो पंक्तियां बोलता है और दो पंक्तियों को बोलने के बाद उसकी विशद व्याख्या कर देता है, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या कर देता है और बीच में अनेक उदाहरण उसको डाल देता है और उस छोटी सी व्याख्या को बड़ी लंबी चौड़ी करके बता देता है। कि व्यास प्रणाली भी वही चीज है कि कथावाचकों की तरह दो पंक्तियों को हम विभिन्न लंबे चौड़े विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, सूरदास के पद पढ़ा रहे, अंदर तुलसीदास भी डाल दिया, अंदर रसखान जी के भी पद डाल दिए और विभिन्न लंबा चौड़ा उसका उदाहरण हमने प्रस्तुत कर दिया, व्याख्या प्रस्तुत कर दी, वो होती है व्यास प्रणाली। आपको ध्यान रखना है कि कथावाचकों की तरह कौन सी विधि में पढ़ाया जाता है तो व्यास प्रणाली में पढ़ाया जाता है। प्रत्येक कथावाचक कथा का अर्थ और भाव स्पष्ट करने के लिए भावों और विचारों को बढ़ा चढ़ाकर विश्लेषण करता है। वह प्रसंग के अनुसार अंतर कथाओं का विवरण भी प्रस्तुत करता जाता है। बीच में अंतर कथा है, अन्य उदाहरण जोड़ता जाता है कि इससे ऐसे थे, इसकी ये कथा, इसकी ये कथा, पौराणिक कथा अंदर डाल देता है और उदाहरणों दृष्टांतों की भरमार कर देता है। इतने उदाहरण इतने दृष्टांत डाल देता है, वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। इस विधि से कभी अपन सिलेबस पूरा नहीं कर सकते क्योंकि छात्र क्या मूल भावों से भटक जाते हैं, क्योंकि जो मूल भाव है वो तो कहीं और रह जाते हैं और अन्य उदाहरण और दृष्टांत उसमें डाल दिए जाते हैं। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी विधि हो जाती है और इसके द्वारा पढ़ाना
पढ़ाते हैं तो सिलेबस पूरे होने में तकलीफ होती है। जिस कविता शिक्षण में ऐसी प्रणाली अपनाई जाती है वह व्यास प्रणाली कही जाती है। देखो हो गया स्पष्ट, व्यास प्रणाली यह व्याख्या प्रणाली का ही विस्तृत रूप है। व्याख्या में हम सीधी सीधी व्याख्या करते हैं, इनमें अन्य उदाहरणों और दृष्टांतों को भी डाल देते हैं। शिक्षक वर्णित भावों को समझाते हुए थोड़ा बहुत अभिनय का भी अंश जोड़ता चलता है। इसमें शिक्षक का ज्ञान विस्तृत और गंभीर होना चाहिए। अब ये तो बात बिल्कुल सही है कि शिक्षक का ज्ञान जब तक विस्तृत नहीं होगा, गंभीर नहीं होगा, शिक्षक को बहुत सारी कथाओं और दृष्टांतों की जानकारी नहीं होगी तो वो इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ा सकता। छात्रों को रुचि बनाए रखने के लिए कुशल अभिनेता भी होना चाहिए। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, ये उच्च कक्षाओं के लिए पढ़ाने के लिए उपयोगी है। छोटी कक्षा को इसके द्वारा नहीं पढ़ा सकते और शिक्षक को साथ में हाव भाव भी करते हैं। जिस तरह कथावाचक आप देखते हैं कैसे हाव भाव से कथा करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी कराना पड़ता है। पर इस विधि के द्वारा अगर पढ़ाते हैं तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही पाठ में बहुत लंबा हो जाता है, समय ज़्यादा लग जाता है इसलिए। अब हमारी नेक्स्ट प्रणाली है तुलनात्मक प्रणाली। अब तुलनात्मक प्रणाली नाम से स्पष्ट है कि किसी के मध्य तुलना करना। अब किस किस के मध्य तुलना करेंगे, देखो आप इस विधि में कविता के व्यापक अध्ययन की ओर ध्यान दिया जाता है। तुलनात्मक प्रणाली में हम कविता का व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे। शिक्षक पढ़ाई जाने वाली कविता की तुलना उसी भाषा की तथा अन्य भाषाओं की समानार्थक कविताओं के साथ करता हुआ पाठ्य कविता का स्पष्टीकरण करता है। इस विधि का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। अब देखो इसमें क्या करेगा, कवि तुलना करेगा जो कविता पढ़ा रहा है उसकी किसी अन्य कविता से। जैसे कि हम पाठ्योजना बनाते हैं उस अंतिम में लिखते हैं संभावी कविता, समान भाव वाली कविता, अन्य कविता लेते हैं और छात्रों को समझाते हैं। जैसे हम माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ा रहे हैं तो हम देश प्रेम की कविता, तो हम उसमें समान भाव वाली कविता लेंगे मैथिली शरण गुप्त की, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य कोई कविता जो देश प्रेम से संबंधित है उसको बाहर डालेंगे। तो विभिन्न प्रकार से उसकी तुलना की जाती है। जैसे कैसे, देखो समभाषा कवि तुलना, यानी समभाषा कवि तुलना, जिस भाषा में वो हम कविता पढ़ा रहे हैं उसी भाषा की अन्य कविता को लेकर उसमें हम तुलना करेंगे कि देखो इस कविता में ये बताया गया, इस कविता में ये बताया गया। या विभिन्न भाषा कवि तुलना, जैसे खड़ी बोली की कविता, अवधि की कविता है तो हम दूसरे किसी भाषा की कविता लेकर उसके समान अर्थ वाली कविता लेंगे और हम तुलना करेंगे। या एक ही कवि की समान भाव की कविता की तुलना करेंगे कि भाई हम माखनलाल चतुर्वेदी पढ़ा रहे हैं या प्रसाद जी पढ़ा रहे हैं, निराला जी पढ़ा रहे हैं या सेनापति पढ़ा रहे हैं, तो उसी की अन्य कविता हम वहां पर लेंगे और उसी भाव से निहित। ध्यान ये रखना है कि भाव समान होने चाहिए, भले समान कवि की लो या विभिन्न भाषा की लो या कुछ भी लो, समान भाव वाली कविता हमें वहां पे लेनी है और उस कविता से और इस कविता की तुलना हमें करनी है। तो हम विभिन्न प्रकार से तुलना करके छात्रों को और विशद रूप से व्याख्या हम समझा सकते हैं कि देखो इस कवि ने इसके बारे में ये कहा है, इस कवि ने इसके बारे में ये कहा। किसी कवि ने प्रकृति वर्णन किया है, किसी कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है, तो अन्य बसंत ऋतु से संबंधित कविता हम लेंगे और छात्रों को समझाएंगे देखो इसमें बसंत ऋतु का वर्णन ऐसा है और इसमें बसंत ऋतु का वर्णन ऐसा है, दोनों में क्या समानता है ये हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तुलना विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम कविता की दूसरी कविता से तुलना करते हैं। इस विधि का प्रयोग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि हम छोटी कक्षा में इसको नहीं पढ़ा सकते। छोटी कक्षा में बच्चे तुलना ही नहीं कर सकते, इसलिए हम 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा के बच्चों को ये विधि पढ़ाते समय काम में ले सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट है समीक्षा प्रणाली। देखो समीक्षा प्रणाली में हम समीक्षा करेंगे। अब समीक्षा नाम से स्पष्ट है कि किसी कविता की समीक्षा करना मतलब उसका विस्तृत ज्ञान हमें होगा तो हम समीक्षा कर पाएंगे और उसके गुण दोषों को हम निकाल पाएंगे। अब समीक्षा का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, अच्छी तरह से देखना, कविता में अंदर निहित गुण दोषों को अच्छी तरह से जांचना, अच्छी तरह से परखना, अच्छी तरह से देखना। इस प्रणाली में शिक्षक इस कविता का शिक्षण करता है, उसकी आलोचना सिद्धांतों की कसौटी पर करता है। भाई किसी की आलोचना हम सिद्धांतों के अंतर्गत रहकर करेंगे और सिद्धांतों के अंतर्गत रह के करेंगे तो हमें उस पर खरा उतरता है कि नहीं वास्तव में इस कविता में ये अच्छाई है और इस कविता में ये बुराई है। वह छात्रों को कवि की भाषा शैली का बोध कराता है और छात्रों को समालोचना के सिद्धांतों का ज्ञान कराकर कविता की समीक्षा करने का आदेश देता है। यानी पहले तो वो क्या करेगा, छात्रों को समालोचना के सिद्धांतों का ज्ञान कराएगा कि भाई हम कविता की समालोचना करेंगे। जैसे बीए के सेकेंड ईयर में आप अगर हिंदी का सिलेबस देखा होगा आपने तो सेकेंड ईयर में दे रखा है बीएड में कि समालोचना किस तरह से की जाती है किसी की भी, तो उससे कुछ सिद्धांत होते, कुछ पॉइंट होते, उन पॉइंटों के आधार पर हम कविता की समालोचना करेंगे।
प्रश्नोत्तर प्रणाली द्वारा भाव व्यंजना स्पष्ट करता है। कविता शिक्षण की प्रणाली अपनाई जाए, यानी इसमें ये देखा गया हम कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली अपनाएं समीक्षा करने के लिए, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस प्रकार का उत्तर कक्षा के स्तर, शिक्षक की योग्यता, कवि के गुण, कविता शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी छात्रों को हम पूछेंगे कि देखो इसमें हम कौन से कविता शिक्षण की प्रणाली अपनाएंगे, कौन से भावों को स्पष्ट करेंगे, तो छात्र विभिन्न योग्यता उद्देश्यों को ध्यान में रखकर छात्र इसकी समालोचना करेगा। कुशल शिक्षक की पाठ में विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं, यानी कुशल शिक्षक की विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग करते हुए इसका समालोचना कर सकते हैं, छात्रों से करवा सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत जिसको ज्ञान है, जो अपनी भाषा में कुशल नहीं है, अपने विषय में कुशल नहीं है, वो समालोचना छात्रों से नहीं कर सकता, क्योंकि हमें सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए समालोचना करते समय, और सिद्धांतों का ज्ञान रखते हुए हमको इसमें एक आबद्ध है भाई, इन सिद्धांतों पे हमें समालोचना करनी है, तो इसके आधार पर हमें समालोचना करनी पड़ेगी। तो आज आपने देखा कि कविता क्या है, कविता कहते किसे हैं, विभिन्न कवियों ने कविता के बारे में क्या कहा है वो भी हमने देखे, कविता के उद्देश्य क्या है वो भी हमने देखे, क्योंकि हम कोई भी पढ़ते हैं सबसे पहले उसके उद्देश्य का ज्ञान हमें होना चाहिए। उसके बाद हमने विधियों का देखा कि हमें कौन कौन सी विधियाँ कविता शिक्षण के अंतर्गत पढ़नी है। तो हमने सर्वप्रथम प्राथमिक कक्षाओं के लिए गीत विधि पढ़ी, हमने अभिनय विधि पढ़ी प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उसके बाद हमने खंडान्वय विधि पढ़ी, व्याख्या विधि पढ़ी, हमने समीक्षा विधि पढ़ी, हमने तुलना विधि पढ़ी, विभिन्न प्रकार की विधि, हमने प्रश्नोत्तर विधि है ना, तो ये विभिन्न प्रकार की विधियों को हमने जाना। और साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि कौन सी कक्षाओं तक के लिए उपयोगी है, व्यास प्रणाली को हमने पढ़ा, कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है ये भी हमने जाना, और साथ में कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है, कौन सी वैज्ञानिक विधि है, इसको भी हमने जाना। इसमें इस तरह से भी प्रश्न आ जा सकता है कि अभिनय प्रणाली के संबंध में असत्य कथन है, या अभिनय प्रणाली के संबंध में सत्य कथन है, या पद्य शिक्षण से संबंधित विधि नहीं है, पद्य शिक्षण से संबंधित विधियां है, इस तरह से भी आपके प्रश्न बनता है। तो आपको इसको संपूर्ण तरीके से पूरा ध्यान है करके भी देख लेना है, नहीं करके भी इस व्याख्या को आपको देख लेना है कि इसमें ये पॉइंट आते हैं, और आप पॉइंट रूप में भी इसको निकाल के देख सकते हो कि अच्छा ये इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। अब आपके इसके अंतर्गत दो चीज़ें बाकी रही कि कविता शिक्षण के पाठ रूप बाकी रहे, आपके रस पाठ और बोध पाठ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।